तो एक ऐसा एजेंट जो कि मिशन करने के लिए गवर्नमेंट से बहुत सारे पैसे, एक बहुत महंगी वाइन, एक प्राइवेट जेट और साथ ही मिशन खत्म होने के बाद एक बहुत शानदार वैकेशन लिया करता था। उस एजेंट को अचानक से एक बहुत खतरनाक मिशन को करने के लिए बुला जाता है और वो गवर्नमेंट के सामने अपनी बिल्कुल वैसी ही शर्त रखता है जैसे कि वो रखा करता था। वो मिशन असल में एक बहुत खतरनाक वेपन से रिलेटेड होने वाला था। क्या वो एजेंट इस मिशन को पूरा कर पाएगा या फिर नहीं, वो जानने के लिए मिलेगा हमें इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग एक शहर में मास्क पहने कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपने हथियार लेकर एक जगह पर जाकर अटैक करते हैं और वहां पर मौजूद गवर्नमेंट का एक बहुत खास शिपमेंट चुरा लेते हैं। इस बारे में गवर्नमेंट ऑफिशियल को पता चलते ही वो लोग तुरंत ही हरकत में आ गए थे और लंदन में उन लोगों ने नेथन नाम के एक आदमी को बुलाया था। नेथन के पास कुछ खास एजेंट्स का नंबर था और उनके थ्रू ही वो गवर्नमेंट के कुछ खास मिशंस को अंजाम दिया करता था। तब नेथन के सामने बैठे गवर्नमेंट ऑफिशियल कौन से बात करके नेथन को पता चलता है कि वो शिपमेंट असल में बहुत ज्यादा खास था और उस शिपमेंट को पाने के लिए एक बहुत बड़ा टेररिस्ट बहुत सारे पैसे देने वाला था। उस शिपमेंट के बारे में किसी को ज्यादा चीजें तो नहीं पता थी, पर उसके चोरी होने की खबर को सुनकर ब्लैक मार्केट में अचानक से उसका दाम $10 बिलियन तक पहुंच गया था। अब नेथन का मिशन यही था कि उसे किसी भी हाल में उस शिपमेंट को हासिल करना था और साथ ही ये भी पता लगाना था कि उसे चुराया किसने था। नेथन इस मिशन के लिए ऑर्सन नाम के एक एजेंट को चुनता है, पर कौन इस बात से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऑर्सन अगर किसी भी मिशन पर जाता था तो उसकी अलग ही डिमांड्स रहती थी, जैसे कि उसे उसका खुद का प्राइवेट जेट चाहिए होता था, मिशन के शुरू होने से पहले महंगी वाइन चाहिए होती थी और मिशन के खत्म होने के बाद एक लंबा वेकेशन चाहिए होता था। पर हाँ, इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं था कि ऑर्सन इस मिशन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। तब कौन भी इस पर मान जाता है। दूसरी तरफ हम लोग ऑर्सन को देखते हैं जो कि एक मिशन को खत्म करने के बाद एक बहुत ही शानदार वैकेशन पर आया था और उसने काफी महीनों से कोई भी मिशन नहीं करा था। और ऐसा कहीं ना कहीं इस वजह से था क्योंकि पिछले मिशन के दौरान उसे बहुत तरह के फोबियाज हो गए थे और उसे दूसरे मिशन में जाने में थोड़ा सा डर लग रहा था। पर आज जब नेथन आकर उससे मिलता है तो ऑर्सन उसके मिशन के बारे में सुनने के बाद पहले तो मना कर देता है, पर बाद में जब ऑर्सन को इस बारे में पता चलता है कि इस मिशन के लिए उसे मोटी रकम मिलने वाली है तो वो इस मिशन को करने के लिए मान जाता है। ऑर्सन को मिशन के बारे में सारी चीजें बताने के बाद नेथन उसको अपने साथ ऑर्सन की डिमांड के अकॉर्डिंग एक प्राइवेट जेट में मिशन के स्पॉट की तरफ लेकर जाने लगता है, जहां पर रास्ते में ऑर्सन मस्त होकर वाइन पी रहा था। वो लोग प्लेन की एक लंबी उड़ान के बाद मैड्रिड में पहुंच गए थे, जहां पर एयरपोर्ट पर ही सारा और जे जो कि ऑर्सन के बाकी टीममेट्स होने वाले थे वो उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। सारा एक बहुत कमाल की हैकर थी और जे एक बहुत कमाल का स्नाइपर था, और क्योंकि इस मिशन में टेक्निकल चीजों के अलावा डिशुम भी हो सकती थी, इसीलिए दोनों ही कैरेक्टर ऑर्सन की टीम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे। पर उसके बावजूद भी सारा के मुंह पर होने की वजह से ऑर्सन को सारा बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसी दौरान हम लोग ऑर्सन की बातों से जॉन नाम के एक और एजेंट के बारे में जान पाते हैं जो कि ऑर्सन के जितना ही काबिल था, और अभी के लिए वो नेथन के कॉम्पिटिटर माइक के साथ काम कर रहा था। माइक की टीम भी उस शिपमेंट को जल्दी से जल्दी हासिल करने में लगी हुई थी ताकि वो नेथन की टीम से पहले मिशन को खत्म कर सके और उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्रमोशन मिल जाए। अब नेथन उन्हें डोनाल्ड नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जो कि एक हार्ड ड्राइव को लेकर एयरपोर्ट पर आने वाला था। डोनाल्ड असल में एक नॉर्मल प्रोफेसर था, पर किसी वजह से जबरदस्ती उससे ये काम करवाया जा रहा था और उस हार्ड ड्राइव के अंदर ही उस शिपमेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होने वाली थी। और अब ऑर्सन की टीम का काम ये था कि उन्हें किसी भी हालत में माइक की टीम से पहले या फिर उन टेररिस्ट की टीम से पहले उस हार्ड ड्राइव को हासिल करना था और वहां पर से निकलना था। जब ऑर्सन तो एयरपोर्ट के अंदर ही डोनाल्ड के ऊपर नजर रखना चालू करने वाला था, ये जो एयरपोर्ट के बाहर से डोनाल्ड के ऊपर नजर रखना चालू करने वाला था, और सारा तो सीसीटीवी फुटेज की मदद से ही डोनाल्ड के ऊपर नजर रख रही थी। अब जल्दी ही ऑर्सन की नजर डोनाल्ड के ऊपर पड़ जाती है, पर ऑर्सन के अलावा वहां पर और भी काफी सारे लोगों की टीम्स आई हुई थी जिन्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ही भेजा था ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी उस हार्ड ड्राइव को हासिल करके अपना प्रमोशन करवा सके। पर ऑर्सन का दिमाग कहीं और ही चल रहा था और उसे किसी भी हालत में उन लोगों को भी पकड़ना था जो कि ये सब काम करवा रहे थे। उस दौरान हम लोग माइक की टीम के एक बंदे को देखते हैं जो कि दूसरी टीम की कुछ लड़कियों के पास जाकर उन्हें बेहोश कर देता है,
और सारा को तो सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था क्योंकि एक हैकर ने उसके सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। तब सारा कैसे न कैसे अपने सिस्टम को पहले की तरह सही करती है और जब दो लोग ओरसन के पास उसे बेहोश करने के लिए आ रहे थे तब सही वक्त पर सारा ओरसन को इस बारे में बता देती है। ओरसन भी इस बात को सुनकर हरकत में आ गया था और तुरंत ही उसने दोनों इंसानों को टेजर की मदद से बेहोश कर दिया था। पर इस सब के बीच डोनाल्ड को माइक के दो लोग बाहर लेकर आ गए थे और वो उससे हार्ड ड्राइव हासिल कर पाते उससे पहले ही जेजे और ओरसन दोनों ही उनके पास पहुंचकर उन दोनों को मारते हुए बेहोश करते हैं और डोनाल्ड को अपने साथ एक गाड़ी में बैठाकर लेकर जाने लगते हैं। लेकिन गाड़ी में बैठते साथ ही डोनाल्ड को अचानक से हार्ट अटैक आने लग गया था। उस दौरान हम लोग डोनाल्ड की बातों से जान पाते हैं कि असल में उन टेररिस्ट ने उसकी बीवी को किडनैप करा हुआ है और उन्होंने उससे काम किया था कि वो हार्ड ड्राइव को कुछ लोगों के पास पहुंचा दे। आज तक उन लोगों ने डोनाल्ड की सिर्फ आवाज सुनी थी, इसीलिए डोनाल्ड चाहता था कि नेथन डोनाल्ड बनकर उस जगह पर जाए, उस हार्ड ड्राइव को डिलीवर करे क्योंकि उसके बाद ही डोनाल्ड की वाइफ को छोड़ा जाने वाला था। अब नेथन ऐसा करने के लिए मान जाता है। उस दौरान हम लोग कुछ गाड़ियों को देखते हैं जो कि उनकी वैन के पीछे आ रही थी और उन गाड़ियों में बाइक और उसके साथी बैठे हुए थे क्योंकि वो लोग अभी भी उस हार्ड ड्राइव को हासिल करना चाहते थे। तब सारा थोड़ा सा दिमाग लगाकर और अपनी हैकिंग स्किल का सहारा लेकर किसी तरह से उस हार्ड ड्राइव में मौजूद डेटा को कॉपी कर लेती है और बाद में वो लोग माइक की टीम को उस हार्ड ड्राइव को हैंड ओवर कर देते हैं। सारा के इस दिमाग की वजह से उन लोगों के पास हार्ड ड्राइव का सारा डेटा भी आ गया था और माइक की टीम ने भी उन लोगों का पीछा छोड़ दिया था। अब क्योंकि उन लोगों के पास हार्ड ड्राइव का डेटा था तो नेथन भी अपने वादे को पूरा करता है और हार्ड ड्राइव के डेटा को लेकर सीधा उन लोगों से मिलने के लिए चला जाता है जो कि उस बूढ़े आदमी डोनाल्ड से मिलने के लिए आने वाले थे। उस दौरान नेथन ने जानबूझकर कुछ भी नहीं बोला था। वो लोग वहाँ पर आते हैं, उसके पास रखा सूटकेस उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और नेथन ने पास में ही एक कैमरा लगा दिया था ताकि उन लोगों की शक्लें उस कैमरा में आ जाएं। फिर बाद में उन लोगों की शक्लों का फेस रिकॉग्नाइजेशन करने पर पता चलता है कि उनमें से एक आदमी बेन हैरिस था जो कि दुनिया भर में मौजूद बड़े बड़े टेररिस्ट को बहुत खतरनाक हथियार बेचने का काम करा करता था। और अगर इन सब में बेन हैरिस शामिल था तो ग्रेग साइमन भी इसमें पक्का शामिल होने वाला था क्योंकि बेन हैरिस असल में उसके लिए ही काम करता था। ग्रेग साइमन तक पहुंचना इतना ज्यादा आसान नहीं था और उससे सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टीज के दौरान ही मिला जा सकता था। पर अगर अभी के समय में वो लोग पार्टीज में चले भी जाते तो भी शायद साइमन उनसे बात नहीं करता। इसीलिए ओरसन को सोचते हुए प्लेन को एले की तरफ लेकर जाने को कहता है क्योंकि एले में डैनी नाम का एक एक्टर रहा करता था। डैनी असल में साइमन का फेवरेट एक्टर था मगर साइमन के मुंह मांगी रकम का ऑफर करने के बावजूद भी डैनी उसके पास आज तक नहीं गया था। और अब ओरसन का प्लान यही था कि वो लोग डैनी के जरिए साइमन तक पहुंचेंगे। मगर नेथन को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ओरसन डैनी को साइमन के पास जाने के लिए मनाएगा कैसे। तब ओरसन सब कुछ उसके ऊपर छोड़ने को कहता है और अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जब डैनी अपने शूट को खत्म करके अपने प्लेन में वापस आता है वहाँ पर ओरसन पहले से बैठा हुआ था। तब ओरसन सबसे पहले तो डैनी को अपने मिशन के बारे में बताता है जिसको सुनने के बाद डैनी की पटके 4 से 64 हो गई थी और वो नहीं चाहता था कि वो इस मिशन का हिस्सा बने। इस पर ओरसन डैनी को डैनी और उसकी भाभी का अश्लील वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता है जो अगर सबके सामने आ जाता तो डैनी का तो करियर ही बर्बाद हो जाता। और अब अपने पापी पेट को पालने के लिए डैनी भी इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए मान जाता है। आगे हम लोग फ्रांस की एक बहुत बड़ी क्रूज पार्टी में डैनी को देख पाते हैं जो कि सारा को अपनी गर्लफ्रेंड और ओरसन को अपना मैनेजर बनाकर ले गया था। और जैसे ही उस पार्टी के अंदर साइमन की नजर उन पर पड़ती है तो वो तुरंत ही डैनी के पास आकर उससे बात करने लगता है और उसी समय का फायदा उठाते हुए सारा वहां पर से नीचे मीटिंग रूम में आ गई थी जहां पर थोड़ी ही देर में बेन हैरिस के एक साथी अलेक्जेंडर और साथी साइमन की मीटिंग होने वाली थी। उस दौरान वो लोग शिपमेंट वाले वेपन को खरीदने वाले लोगों का नाम भी ले सकते थे, इसीलिए सारा उस रूम में चुपके से एक माइक्रोफोन लगा देती है ताकि वो लोग उस आदमी के बारे में जान सकें जो उस शिपमेंट को खरीदने वाला था। अब उस माइक्रोफोन को पूरी तरह से सेटअप करने के लिए सारा को कुछ देर वहां पर खड़े रहने की जरूरत थी क्योंकि जेजे उसके फोन की मदद से उस माइक्रोफोन को अटैच कर रहा था। सारा ऐसा कर ही रही थी कि उसी बीच रूम में बेन हैरिस आ जाता है जो सारा को उस रूम में देखकर बहुत ज्यादा शॉक था। लेकिन उसे सारा के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता क्योंकि सारा ने अच्छे से पूरे सिनेरियो को संभाल लिया था। और जैसे ही माइक्रोफोन का सेटअप खत्म होता है सारा वहां से तुरंत ही ऊपर चली जाती है। इवन अब तक उन लोगों ने साइमन के फोन को भी हैक कर लिया था।
वहीं पर हम लोग नेथन और जेजे को एक रूम में देखते हैं, जिन्हें अचानक से उस जगह पर माइक के एक आदमी के होने के बारे में पता चलता है। और जैसे ही वो उस बारे में ऑर्सन को बताते हैं तो ऑर्सन तुरंत ही उस आदमी को भूपचे में ले जाकर मारते हुए बेहोश करता है और बाद में वो उसे नहलाने के लिए समुद्र में ही फेंक देता है। वहीं डैनी अभी भी साइमन की बड़बड़ सुन रहा था और साथ ही वो साइमन से झूठ भी बोल देता है कि अगली फिल्म वो एक वेपन माफिया के ऊपर करने वाला है। साइमन इस बात से सच में बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो डैनी और सारा को उसके टर्की वाले मैंशन में इनवाइट करता है, ताकि डैनी साइमन के लाइफस्टाइल को देखकर समझ पाए कि असल में एक वेपन माफिया किस तरह से रहता है। उतने में ही वहाँ पर साइमन के और भी दोस्त, जिनमें अलेक्जेंडर नाम का एक और इम्पोर्टेंट बंदा शामिल था, वो लोग आ जाते हैं और डैनी के साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। तब डैनी को यह परेशान होता देख तुरंत ही बीच में ऑर्सन पहुंचकर सारा और डैनी को वहां से बोट में लेकर चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद जब अलेक्जेंडर और साइमन मीटिंग रूम में बात करते हैं तो जानबूझकर वो लोग बायर का नाम नहीं लेते और साइमन डील को बस प्रॉपर्ली मैनेज करने को कहता है, जिससे नीचे बैठे नीतन और जेजे को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि वो लोग काफी देर से बस बायर का नाम जानने के लिए ही वहाँ पर रुके हुए थे। खैर वापस आने के बाद किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। उस दौरान ऑर्सन रात के समय में अलेक्जेंडर के घर जाकर उसके कंप्यूटर में हैकिंग वायरस डालने का डिसाइड करता है, ताकि उन्हें बाद में ही सही मगर बायर का नाम पता चल सके। तब अलेक्जेंडर के घर पर जाने पर सबसे पहले तो ऑर्सन बाहर लगे होम एयर फिल्टर में बेहोशी की दवा डाल देता है, जिससे अंदर सब लोग बेहोश हो गए थे। और बाद में वो अलेक्जेंडर के सिस्टम में हैकिंग वायरस को डालकर अलेक्जेंडर के घर से बहुत सारा सामान भी चुरा लेता है, ताकि आगे चलकर अगर किसी को गैस के बारे में पता भी चले तब भी सबको यही लगे कि ये बस एक मामूली सी चोरी है। सब कुछ करने के बाद वहाँ पर से ऑर्सन निकल ही रहा होता है कि ऑर्सन के सामने दो गार्ड आ गए थे जो कि बाहर घूम रहे थे। और ऑर्सन तो ऑर्सन था, वो उन गार्ड से बिल्कुल भी नहीं डरता और वो उन्हें सही से पेल पाल कर वापस से बाहर आ जाता है, जहाँ पर सारा एक वैन में उसका वेट कर रही थी और बाद में वो लोग वहाँ से निकल जाती हैं। अब अगले दिन तक सबको पता चल गया था कि अलेक्जेंडर के घर में पिछली रात चोर घुस आए थे और उसने उनके दो गार्ड्स को बहुत बुरी तरह से मारा था। इसी वजह से कसीम नाम का एक पुलिस ऑफिसर कॉल करके सीधा इस बारे में साइमन से बात करता है और अब वो लोग अपनी डील को कंप्यूटर के जरिए नहीं बल्कि फेस टू फेस करने वाले थे। ये बात सुनने के बाद सबका एकदम दिमाग खराब हो जाता है और वहाँ पर अब डैनी और साथ ही सारा डिसाइड करते हैं कि उन लोगों को अब साइमन के घर पर जाना ही पड़ेगा। कसीम असल में टर्की की पुलिस फोर्स का एक करप्ट पुलिस ऑफिसर था, जो कि शायद खुद ही बेन हैरिस को उस आदमी से मिलवाने वाला था क्योंकि उनसे वो वेपन खरीदता। इसीलिए अब ऑर्सन और उसकी पूरी टीम सीधा टर्की में पहुंच जाती है, जहां पर सारा और डैनी तो साइमन के लग्जरियस मैंशन में चले गए थे। और उस दौरान हम लोग ऑर्सन और साथ ही जेजे को देखते हैं जो कि कासिम पर नजर रखे हुए थे। सारा के साइमन के सामने जाते ही साइमन उससे डैनी के सामने ही फ्लर्ट करना चालू कर देता है और बाद में हम लोग देखते हैं कि वो डैनी को अपने साथ अपनी कार कलेक्शन दिखाने के लिए लेके जाता है, जहाँ पर डैनी की भी फेवरेट कार मौजूद थी। और जैसे ही साइमन को ये बात पता चलती है कि डैनी की वहाँ पर फेवरेट कार मौजूद है, तो वो डैनी को अपने साथ उस कार में घुमाने के लिए लेकर जाता है और साथ ही वो गाड़ी वो डैनी को ही गिफ्ट कर देता है। अब इसी टाइम को मौके की तरह देखते हुए सारा साइमन के रूम में चली जाती है, जहाँ के सीसीटीवी फुटेज को उसने पहले ही हैक कर लिया था। वहाँ पर जाने के बाद वो साइमन के कंप्यूटर को हैक करती है और उसमें उस शिपमेंट के बारे में सारी मौजूद चीजों को देखने लगती है। उस समय पर उसके सामने एक बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज आती है कि साइमन ने उस शिपमेंट वाले कंटेनर में से सिर्फ एक AK-47 खरीदी थी और ये बात सच में बहुत ज्यादा अजीब थी। तब सारा को तो लग रहा था कि इतने समय से वो लोग गलत इंसान का पीछा कर रहे हैं, मगर ऑर्सन को अपने तजुर्बे के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था। जब वो जेजे के साथ बैठा होता है तब उसे वहाँ पर माइक और उसके साथी भी दिखाई देते हैं और उतने में ही कसीम के पास वहाँ पर बेन हैरिस आ गया था, जो कि उससे बात करते हुए एक न्यूज़पेपर को पिक करता है और वहाँ से कहीं पर जाने लगता है। ऑर्सन ने भी बेन हैरिस का पीछा करना चालू कर दिया था और वो लगातार उसके फोन को हैक करने की कोशिश भी कर रहा था। पर जल्दी ही अकेले सड़कों पर घूमते हुए बेन हैरिस को इस बारे में पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की लिफ्ट में जाकर बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है।
इवन अब तक बेन हैरिस ने अपने कुछ चमचों को नीचे भी भेज दिया था ताकि वो लोग ऑर्सन की धुलाई पिटाई कर सकें, पर ऑर्सन उल्टा उनकी ही मरम्मत कर देता है और सीधा बिल्डिंग के ऊपर जाने लगता है। ऊपर हम लोग बेन हैरिस को देखते हैं जो कि एक आदमी को ऊपर से नीचे गिरा देता है ताकि वो अपने मरने का झूठा दिखावा कर सके, पर जैसे ही ऑर्सन ऊपर जाता है वहाँ पर पीछे से बेन हैरिस उसे धक्का देने की कोशिश करता है। ऑर्सन इस चीज के लिए पहले से तैयार था और उसने उल्टा बेन हैरिस को ही नीचे गिराकर जान से मार दिया था। इससे अब उन लोगों को बेन हैरिस का फोन तो मिल जाता है, मगर बेन हैरिस ही मारा जा चुका था और थोड़े दिनों बाद बेन हैरिस को ही उस डील को कंफर्म करने के लिए जाना था जो कि कुछ लोगों के साथ होने वाली थी। और यहाँ पर भी अच्छी बात ये थी कि जिन लोगों से बेन हैरिस की डील होने वाली थी उन लोगों ने भी बेन हैरिस को कभी भी नहीं देखा था, इसीलिए बेन हैरिस की जगह पर ऑर्सन खुद उधर पर जाने का डिसाइड करता है। साथ ही सारा भी बेन हैरिस की वॉइस को कॉपी कर उसके फोन को इस तरह का बना देती है कि अगर कोई भी इंसान उसके फोन पर फोन करेगा और ऑर्सन उससे बात करेगा तो सामने वाले इंसान के पास बेन हैरिस की आवाज में ही आवाज जाएगी। अब डील के टाइम पर उस जगह पर बहुत सारे रशियन माफियाज आए थे जो कि उस शिपमेंट को खरीदने वाले थे, लेकिन ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए ऑरिसन को 16 डिजिट के कोड की जरूरत थी जो कि सिर्फ साइमन को पता था। इसीलिए ऑरिसन बेन हैरिस बनकर बेन हैरिस के फोन से तुरंत ही साइमन को कॉल करता है और उससे उस 16 डिजिट के कोड के बारे में भी पूछता है। सारा ने पहले ही ऑरिसन की वॉइस को टैग करके उसे बेन हैरिस की वॉइस की तरह बना दिया था, इसीलिए साइमन को भी उनके ऊपर शक नहीं होता और वो खुशी खुशी उस 16 डिजिट के कोड को बता देता है। ट्रांजैक्शन तो खत्म हो गई थी, पर उसी बीच वहाँ पर अचानक से वो दो गार्ड आ जाते हैं जिन्हें ऑरिसन ने अलेक्जेंडर के घर में पीटा था। उन लोगों ने ऑरिसन को पहचान लिया था, जिस वजह से वहाँ पर मौजूद सभी लोग तुरंत ही ऑरिसन के ऊपर गन तान लेते हैं। पर उस मोमेंट पर हम लोग पीछे से जेजे को देखते हैं जो कि पास में ही अपनी स्नाइपर लेकर बैठा हुआ था और वो एक एक करके सभी लोगों को जान से मार देता है। ऑर्सन ने भी वहाँ पर अपनी गन को निकालकर बहुत सारे माफिया को मार गिराया था। तब वो जल्दी से इस शिपमेंट को उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। उस दौरान जेजे ने सारा और डैनी को भी खबर कर दी थी कि वो लोग साइमन के मेंशन से भाग जाएं और सारा और साथी डैनी दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अभी भी ऑरिसन के पीछे रशियन माफिया के बंदे पड़े हुए थे और ऊपर से माइक भी अपने हेलीकॉप्टर से गोलियां बरसाते हुए लगातार ऑरिसन का पीछा कर रहा था। तब ऑरिसन को अपनी गाड़ी को रोकना पड़ता है और जैसे ही वो गाड़ी को रोकता है तो माइक भी नीचे आ जाता है। उसने रशियन माफियाज के बंदों को जान से मार दिया था। ऑरिसन से वो शिपमेंट हासिल कर लिया था। इवन उसने अपने बंदों को वहाँ पर छोड़ दिया था ताकि वो लोग ऑरिसन को जान से मार सकें, जिससे ऑरिसन को ये बात पता चल गई थी कि माइक असल में उस शिपमेंट को गवर्नमेंट के लिए नहीं बल्कि अपने ही किसी क्लाइंट के लिए हासिल करना चाहता था। माइक के जाने के बाद माइक के साथ ही ऑरिसन को जान से मारकर अपने हेलीकॉप्टर में बैठने वाले होते हैं कि पीछे से हम लोग जेजे को देखते हैं जो कि अपनी स्नाइपर की मदद से तुरंत ही उन सभी लोगों का गेम बजा देता है और ऑरिसन की जान को बचा लेता है। तब तक साइमन को भी सारा और डैनी के खेल के बारे में पता चल गया था और उसने भी अपने साथियों को डैनी और सारा के पीछे लगा दिया था। सारा चलती हुई गाड़ी में अपनी शूटिंग स्किल को दिखाते हुए साइमन के बहुत से लोगों को मार देती है और उतने में ही वो लोग एक टनल में पहुंच गए थे और उसी टनल के बाहर थोड़ी ही देर में ऑरिसन और जेजे भी पहुंच जाते हैं और वो लोग उसी हेलीकॉप्टर में आए थे जिसमें माइक के साथ ही माइक के पास जाने वाले थे। सारा और डैनी की गाड़ी के बाहर निकलते ही वो लोग अपनी मिसाइल को टनल की तरफ छोड़ देते हैं, जिससे अंदर मौजूद सारी गाड़ियां ब्लास्ट हो गई थी। तब सारा और डैनी भी जल्दी से हेलीकॉप्टर में आकर बैठते हैं और वो लोग वहां पर से एक सेफ लोकेशन की तरफ निकल जाते हैं। अभी तक उन लोगों को इस बारे में नहीं पता था कि उस शिपमेंट के अंदर किस तरह का हथियार है और इसीलिए वो साइमन को ब्लैकमेल करके उस शिपमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साइमन के घर में जाने के बाद सारा, डैनी और ऑरिसन उससे मिलकर ब्लैकमेल करते हैं और साइमन उन लोगों के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाता है जो कि उस वेपन को खरीदने वाले थे। उन बंदों का नाम असल में टेंट और आर्नोल्ड था और वो उस शिपमेंट को चाहते थे क्योंकि उसमें एक बहुत खतरनाक एआई वेपन है जिसकी मदद से ही वो आगे चल के गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते कि वो लोग पूरी दुनिया की करेंसी को खत्म कर दें और सिर्फ गोल्ड को ही एक करेंसी बना दें। असल में आर्नोल्ड और टेंट के पास बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड पड़ा हुआ था और वो चाहते थे कि इस सब को करके वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाए। क्योंकि साइमन को तो अपनी जान बचानी थी, इसलिए वो आर्नोल्ड और टेंट के इलाके पर सीधा ऑरिसन और उसकी पूरी टीम को ले जाता है और वहाँ पर ही थोड़ी देर में माइक भी उस शिपमेंट को लेकर आने वाला था।
माइक के वहां पर पहुंचने के बाद डैनी और साथी साइमन तो ऊपर जाकर ट्रेंट और आर्नोल्ड से बातें करने लगते हैं और नीचे हम लोग जीजी और साथी ऑरिसन को देख पाते हैं जो कि बिल्डिंग में घुस गए थे और वो एक एक करके माइक, ट्रेंट और साथी आर्नोल्ड के सारे गार्ड्स को मारते जा रहे थे। और जहां पर माइक, ट्रेंट और आर्नोल्ड की डील होने वाली थी, वहां पर हम लोग साइमन को देखते हैं जो कि बीच में कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिससे दोनों ही समूह के बीच में लड़ाई होने लग गई थी। अब साइमन और डैनी तो पतली गली का रास्ता देखकर वहां से निकल जाते हैं, मगर उन्होंने जो बातें बोली थी उन बातों की वजह से माइक के ग्रुप के बीच में और आर्नोल्ड और ट्रेंट के ग्रुप के बीच में गन फाइट होना चालू हो जाती है, जिस दौरान वो सभी के सभी लोग मारे जाते हैं। फिर ऊपर जाने पर ऑरिसन को वहां पर कोई भी जिंदा नहीं मिलता और वो शिपमेंट को लेकर चुपचाप नीचे आने लगता है। पर अचानक से ही उसके ऊपर माइक ने हमला कर दिया था जो कि अभी भी जिंदा था। और वो देखने के बाद सबसे पहले तो ऑरिसन उसके ऊपर अटैक करता है और उसे मारने के बाद वो चुपचाप नीचे आ जाता है, जहां पर सारा और जेजे एक गाड़ी में उसका वेट कर रहे थे। फिर अगले दिन वो तीनों के तीनों उस शिपमेंट को लेकर नेथन को देते हैं, जिसको देखने के बाद नेथन बहुत ज्यादा खुश था और वो यहाँ पर चाहता था कि ये टीम मिलकर उसके लिए एक और काम करे। पर ऑरिसन, सारा और जेजे तीनों ही इस काम के लिए अभी मना कर देते हैं और वेकेशन पर चले जाते हैं, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है और